हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूपी एग्जाम पॉइंट परिवार पर। मैं हूं के सर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एग्जांपल। इस चैप्टर के अंदर ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी के जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं उनका पोस्टमास्टर करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा फोकस रखिए और पेन और पेंसिल उठा लीजिए और पेज उठा लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और आज हम पोस्टमास्टर करते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे और एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को। चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और परिचय के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शायद नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कहोगे भैया इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, आप कहोगे, लेकिन मैं कहता हूं भाई ये यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जो एग्जाम निकाले हैं वहां से आया हुआ है, ठीक है ना। जो मैंने देखा है वहां से ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो इन एंड दीज आर लेबल्ड एज असर्शन और रीजन के अंदर ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है? असर्शन को बोलते हैं अभिकथन और आर मतलब कारण होता है। इसमें कहता है ए कहता है असर्शन कि वेबसाइट को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस की प्राथमिकता दी जाती है। फिर कारण कहता है जब भी कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है और क्यों है? तो इसमें कहा कि असर्शन मतलब अभिकथन और कारण के बारे में कह रहा है कि अभिकथन कौन सा है इसमें से। अभिकथन ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता इसकी, ठीक है जी। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं बेहतरीन तरीके से। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपको सही नजर आए। मैंने जूम कर लिया। इसमें कहता है कि क्या कहता है, वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे एक स्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे एक स्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। जब कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलते। इसके विपरीत डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलते हैं। तो अभिकथन ए सही है और लेकिन आर गलत है, ठीक है ना। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है बाबू, आर इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? कोई इंसान वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रोटोकॉल के द्वारा? तो HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक प्रयोग WWW वर्ल्ड वाइड द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। HTTP का प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। कहोगे भैया ये कहां से लिस्ट वाले सवाल उठा के ले आए आज, कहां से आएंगे क्वेश्चन? ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है यार, पेपर निकालना है, ठीक है ना। और पेपर इन्हीं क्वेश्चन से निकलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, फिक्र ना मानिएगा, मैं साथ हूं ना आपके। इंटरनेट सेवा का उसके प्रोटोकॉल से मिलान कीजिए। मैच द इंटरनेट सर्विस विद इट्स प्रोटोकॉल। ईमेल और न्यूज ग्रुप और इंटरनेट टेलीफो और चैट इंस्टेंट मैसेजिंग। चैट इंस्टेंट मैसेजिंग, तो इसका जो इंटरनेट सेवा और प्रोटोकॉल दिए हैं, पहला है ईमेल।
ईमेल में एसएमटीपी, पीओपी और आईएमपी प्रोटोकॉल होते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमपी प्रोटोकॉल, एक थर्ड भी प्रोटोकॉल है पीओपी थर्ड। और इंटरनेट टेलीफोन में क्या होता है? इंटरनेट टेलीफोन पे एनएनटीपी होता है, ठीक है जी। और चैट इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है? चैट इंस्टेंट मैसेजिंग में वीओआईपी होता है और न्यूज ग्रुप में आईआरसी होता है। चैट इंस्टेंट मैसेजिंग में आईआरसी होता है और न्यूज ग्रुप्स के अंदर एनएनटीपी होता है और इंटरनेट टेलीफोन के अंदर वीओआईपी होता है। एक बार मैं दोबारा बताता हूं। ये कह रहा है कि ईमेल के ईमेल्स में कौन होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होता है। फिर कहता है न्यूज ग्रुप में एनएनटीपी प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट टेलीफोन में वीओआईपी होता है ये, और इंस्टेंट चैटिंग में आईआरसी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 आप किसकी पढ़ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? बीएसएल, सैटेलाइट, डायल अप, फाइबर ऑप्टिक, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डायल अप। डायल अप क्या है? डायल अप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। देखते हैं एक बार डायल अप को। डीएसएल सैटेलाइट तथा फाइबर ऑप्टिक ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन के उदाहरण है, जबकि डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है और इसकी गति बहुत कम होती है, इसलिए इसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं माना जाता। इसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं माना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? कि सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। तो अब ये कौन सी वे सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती है, और वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है? तो ऑप्शन ए डिजिटल फुटप्रिंट, डाटा माइनिंग, डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग। ऑप्शन बी गोपनीयता नीति, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ऑप्शन सी डेटा माइनिंग, गोपनीयता नीति। ऑप्शन बी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और डिजिटल फुटप्रिंट। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग, वो सब है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सपेंड आईआरसी। आईआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईआरसी इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। अब ये क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट एक संचार का माध्यम होता है, बात करने का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होते हैं? एड्रेस स्पेस, सबनेट्स, प्रीफिक्स और डोमेन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सबनेट। क्या है? सबनेट। कौन सा शब्द नेटवर्क को संदर्भित करता है? सबनेट करता है, सबनेट। अब एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं सबनेट की क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट या सबनेटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इन छोटे नेटवर्कों को सब नेटवर्क कहा जाता है। सबनेटिंग का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क को आधुनिक, सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित बनाना होता है, ठीक है जी। अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अब कहोगे भैया इतने बड़े क्वेश्चन, भैया इतने बड़े क्वेश्चन कहां से लाए हो भाई? कॉलम ए है, कॉलम बी का मिलान करना है, कॉलम ए से कॉलम डी का मिलान करना है। तो क्वेश्चन है 8 एट 80 एंड टी लॉन्ग लाइन्स। क्या है? 80 एंड टी लॉन्ग लाइन्स, इसका मिलान करना है, डिस्क्रिप्शन देना है इसका। इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइडेड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस आफ्टर दी ब्रेकअप। टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना। 80 एंड डी लॉन्ग्स का
टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना। सेकंड है आरबीओसी रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनियां, मतलब आरबीओसी रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनीज, इसका राइट आंसर है रीजनल कंपनीज क्रिएटेड आफ्टर एटी&टी ब्रेकअप, एटी&टी के टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनियां, एटी&टी के टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनियां। तो बी का पहला और ए का दूसरा को, फिर कॉलम ए में सी कहता है एमएफजे मॉडिफाइड, एमएफजे की फुल फॉर्म मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट, एमएफजे मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट। इसका राइट आंसर है द लीगल रूलिंग दैट लेड टू एटी&टी ब्रेकअप इन 1984, कानूनी निर्णय जिसके कारण 1984 में एटी&टी का विघटन हुआ, एटी&टी का विघटन हुआ। तो इसका तीसरे का सी का तीसरा ही है। तो चौथा बचा लाटा, लाटा के फुल फॉर्म होते हैं लोकल एसिस ट्रांसपोर्ट एरिया, क्या है लाटा के फुल फॉर्म लोकल एसिस ट्रांसपोर्ट एरिया, एलटीए लोकल एक्सिस ट्रांसपोर्ट एरिया। इसका फोर्थ आंसर है स्थानीय बनाम लंबी दूरी टेलीफोन की सेवाएं को विनियमित करने के लिए बनाए गए भौगोलिक विभाजन है, मतलब ज्योग्राफिक डिसीजन क्रिएट टू रेगुलेट लोकल वीएस लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस। ठीक है जी, फोर्थ का पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का चौथा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहे होंगे भैया आज क्या करने का इरादा है? कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। HTML का विस्तृत रूप क्या? अब HTML पूछिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये तो नहीं कहा आपने आसान है, हार्ड देखा तो बग्गी, पढ़ो मेहनत से, हार्ड को देख के मन पागल करो। क्वेश्चन आए ही कराऊंगा, अच्छे कराऊंगा। कंप्यूटर प्रणाली के अंदर डेटा हस्तांतरण, डेटा ट्रांसमिशन की आवर्ती सीमा को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? कह रहा है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब ये क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं डीएसएल को। डीएसएल अगर मैं बोल देता तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते। मैंने बोल दिया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता, क्या बाइनरी नहीं होता? आईपी पता, आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नाम दोनों ही अद्वितीय यूनिक होते हैं, बल्कि आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता। किसका? वर्क ग्रुप का नाम नहीं होता। आईपी एड्रेस का भी होता है, कंप्यूटर का नाम भी होता है, इन दोनों का होता है, लेकिन वर्क ग्रुप का अद्वितीय नहीं होता। ठीक है जी। एक कुकी क्या है? एक कुकी बताओ क्या होता है? एक कुकी, एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। बी है उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है। सी है उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है। डी है उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की गई कमांड को संग्रहित करता है। तो 13 का राइट आंसर ए, एक उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। कुकी जो होता है आमतौर पर उन सभी एप्लीकेशन को संचालित करने में मददगार होती है जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं, रुचि आदि पर निगाह रखते हैं। यानी कुकीज की मदद से वेबसाइट संचालक यह जान सकता है कि उनकी वेबसाइट पर
कौन क्या दिखाता है, कितनी देर रहता है आदि। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? तो पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है इसका तो पता नहीं, ये कर्मचारी के भविष्य की निधि है जो ईपीएफ दिया जाता है कर्मचारी को, प्रणाली से नहीं है सर, कंप्यूटर प्रणाली से इसका कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, आईएसडीएन एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां आईएसडीएन जहां ध्वनि, वीडियो एवं डेटा के साथ साथ संचारित होते हैं। आईएसडीएन इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। ये डिजिटल टेलीफोन सेवा, ध्वनि, वीडियो एवं डेटा प्रदान करने का एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? कौन सा एक उपाय नहीं है? अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत, संचिकाएं, फाइल्स या छवियां साझा करना, बी प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं फाइल्स बनाना, सी स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्न खोलना, डी निःशुल्क खेल, गेम्स, टूलबार्स, मीडिया प्लेयर्स अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना। तो ये कह रहा है कि मेरे कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? कौन सा एक उपाय नहीं है? तो प्रलेख, पीडीएफ फाइल्स बनाना, उसमें नहीं कर सकता वो। डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फाइल्स बनाने पर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता, जबकि अन्य विकल्पों में वायरस संक्रमित होने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर। तो गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन, गूगल से तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं ना, वेब ब्राउजर से नहीं पूछ सकते। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउजर्स मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML जैसी भाषाओं का उपयोग करता है। फायरफॉक्स, मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, यूसी ब्राउजर एक्सेट्रा ये सभी वेब ब्राउजर हैं, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, ई कॉमर्स, लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? व्यापार सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, उपभोक्ता सेवाएं और ई सेवाएं। तो इसका नाम है ई सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिकी की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करना। इंटरनेट के विकास ने ई कॉमर्स को आसान बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से दी जाने वाली सेवाएं ई कॉमर्स, ई एम कॉमर्स आदि ई सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन, प्रकाश का कुल बाह्य परावर्तन। तो राइट आंसर है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्टिकल फाइबर संचारण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु लाइट पल्सेस के रूप में भेजी जाती है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है कैश, कैलिबर, बेंच और बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ राइट आंसर है इसका, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की माप है। बैंडविड्थ को बिट सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो जाता है क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में पिग कमांड का क्या उपयोग है? पिग कमांड, पिग बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, या कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, या नेटवर्क से
संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो राइट आंसर है बी। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। तो राइट आंसर है इसका बी। फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़ी हुई सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। कौन सी? वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? एमएनपी, आईएसपी या स्प्रेडशीट्स या सर्च इंजन? इसका राइट आंसर है बी, आईएसपी। आईएसपी इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। पहले मैं इसका 23rd का आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। डायल अप, डीएएसएल, केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा प्रेषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। कौन सा एक प्रोग्राम ऐसा होता है? तो एक्सेस करना या फिर ब्रिज या क्लाइंट होता है। क्लाइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जी। अब क्लाइंट एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं को उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति एवं कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार है: थिन और हाइब्रिड क्लाइंट। ठीक है ना? क्लाइंट 3 प्रकार के होते हैं: थिक, थिन और हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम्स या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। तो सर्वर है वो। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है? यह छोटा या बड़ा हो सकता है जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ साथ एक गृह संजाल, होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल, एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक घर के अंदर, स्कूल की एक बिल्डिंग के अंदर, ये सब होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो। स्कूल, भवन, कार्यालय, कंप्यूटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 27, वेब विकास एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक, सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो ए मल्टीकास्टिंग, बी मॉडल, सी डी मैशअप। तो राइट आंसर है मैशअप। वेब विकास में मैशअप एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक, सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं का संयोजित करता है। कॉलिंग, इंडेफिक्स और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? धोखाधड़ी, फिशिंग से या खोजी इंजन से? ऑप्शन सी है विचारकों, ब्राउजर से। ऑप्शन डी है इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से। तो ऑप्शन बी था खोजी इंजन, सर्च इंजन से। जो कॉलिंग और इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? खोजी और सर्च इंजन से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन 29, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 29, हब का या रिपीटर का या ब्रिज का या राउटर का? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हब का। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है जिसे हब नोड कहा जाता है। इसी से कंप्यूटर को संयोजित किया जाता है। पूरा नेटवर्क इसी केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है।
क्वेश्चन नंबर 30, एडीएसएल डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ताओं से कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। उच्चतर, निम्नतर, बराबर या उच्चतर या निम्नतर। तो उच्चतर, एडीएसएल डेटा दरों को उच्चतर, एडीएसएल उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ताओं से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी में दिशा में प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है उच्चतर। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा कौन पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो बी, प्रकाश। ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है, विद्युत का नहीं, प्रकाश का। ऑप्टिकल यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण व्यावसायिक इकाइयां द्वारा अन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। ए, निजी क्लाउड, बी, सामुदायिक क्लाउड, सी, सार्वजनिक क्लाउड, डी, संकर क्लाउड। तो इसका राइट आंसर है निजी क्लाउड। कौन है वो? निजी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड क्लाउड इंफ्रा को एक सिंगल संगठन द्वारा कई उपभोक्ता जैसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्य उपयोग के लिए प्रावधान किया गया। यह संगठन एक तीसरे पक्ष या उनमें से कुछ संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है और यह परिसर में उसके आसपास मौजूद हो सकता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? वेब विचारक हैं, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया विवरण है या वेब सेवाएं? वेब विचारक, वेब ब्राउजर्स हैं। सफारी कौन है? वेब, ये तीनों वेब ब्राउजर हैं, सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संध्या नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच अब ये कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो राइट आंसर है ए, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में हब, स्विच या राउटर एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? सिंक्रोनस मॉडेम, एसिंक्रोनस मॉडेम और डिजिटल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम। तो राइट आंसर है सिंक्रोनस मॉडेम। सिंक्रोनस मॉडेम डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं। डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण एसिंक्रोनस मॉडेम की तुलना में अधिक महंगा होता है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण है एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम और जेड मॉडेम। सिंक्रोनस मॉडेम के तीन उदाहरण है एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम और जेड मॉडेम। तो राइट आंसर सिंक्रोनस मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? राइट आंसर ए ब्लूटूथ है, बी वाईमैक्स है, सी ईथरनेट है और डी सेलुलर नेटवर्क है। तो राइट आंसर है ईथरनेट। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अभी कल्पना 1973 में बॉब रोट मैटकॉफ ने की थी, ईथरनेट की मैटकॉफ जी ने। क्वेश्चन नंबर 37, जीमेल कितनी फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल कितनी फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल जो है 15 GB, प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB फ्री स्टोरेज क्षमता होती है जिसे गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द एब्रिविएशन यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर है बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन जो होता है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क में से एक निजी नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है।
अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता? तो ये है संकेतन सक्षम, छीनन और बहुपात, फंडिंग और अवशोषण और संयोजन। तो इसका राइट आंसर है संकेतन छीनन। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत छीनन शामिल नहीं है। शेष वायरलेस संचार को प्रभावित करते हैं, संकेतन छीनन वायरलेस को प्रभावित नहीं करता। यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस में आया हुआ था ये क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब www पर उपलब्ध जानकारी की खोज करने, पुनः प्राप्त करने और नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ब्राउजर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउजर प्राप्त करता है और उपयोगकर्ताओं के पेज पर प्रदर्शित करता है। पहला लोकप्रिय वेब ब्राउजर कौन सा था? मोज़ेक। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, मोडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? मोडेम BPS। मोडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी को एनकोडिंग और डिकोड करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है। मोडेम की गति बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है, BPS में नापी जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 45 मैं मिलान ही बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 45 का, कि IMP उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। IMP क्या देता है? IMP उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। IMP कि आप मेरे डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। और इसका सेकंड है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर वेबसाइट और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेबसाइट और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित करना और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। केबल मॉडेम ये एक हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। खोज इंजन सॉफ्टवेयर सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने की सहायता करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 46, कॉलेज कैंप्स बिल्डिंग नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ LAN। ये सब क्या है? LAN के में लोकल एरिया नेटवर्क की एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपैटिबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग का सक्षम बनता? ब्लूटूथ, HDMI, वाईफाई या मीरकास्ट। इसका 47 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है डी, मीरकास्ट। अब ये क्या है मीरकास्ट? मीरकास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाती है। मीरकास्ट 1080 HD वीडियो और 5.1 सराउंड का समर्थन करती है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द TCP/IP मॉडल इज फॉल्स? TCP/IP मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल के बारे में गलत है। तो A 48 का A है HTTP एंड FTP। एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल है, बिल्कुल सही है। डाटा लिंक लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑन द OCI मॉडल, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें ये नहीं होता। डेटा लिंक और OSI मॉडल की पहली लेयर नहीं है, बल्कि ये दूसरी लेयर OSI, ये दूसरी लेयर है। पहली लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर है और दूसरी लेयर OSI लेयर है। हालांकि यह TCP/IP मॉडल में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती, लेकिन इसका नाम नेटवर्क एक्सेस लेयर में समाहित होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है, सही मिलान ही देख लेते हैं इनका बस। HTML का काम क्या है? HTML वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है, CSS वेब पेजों को स्टाइल करता है और जावास्क्रिप्ट वेब पेजों में इंटरकनेक्टिविटी जोड़ता है, SQL डेटाबेस प्रबंधित करता है।
HTML वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। CSS वेब पेजों को स्टाइल करता है और जावास्क्रिप्ट वेब पेजों में इंटरकनेक्टिविटी जोड़ता है और SQL डेटाबेस प्रबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में कौन सा TDMA और CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ताओं की आवर्ती स्पेक्ट्रम तो इसका राइट आंसर स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हमारा बी है। बी क्या कहता है? TDMA uses distinct time slots for each user while CDMA uses unique codes for each user। प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है जबकि CDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय कोड का उपयोग करता है। तो राइट आंसर इज डी। तो 50 क्वेश्चन में इस चैप्टर से आपको बता चुका हूं। इसका एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। TDMA की फुल फॉर्म होती है टाइम डिवीजन मल्टीपल एसिस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एसिस। CDMA और TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एसिस यह तकनीक समय विभाजन पर आधारित होती है जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान किया जाता है। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एसिस, इसमें सभी उपयोगकर्ता एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए एक अद्वितीय कोड असाइन किया जाता है जिसमें संकेतों को अलग किया जाता है। तो आज की हम इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।